हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी 12वीं कक्षा के सभी बच्चों, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, प्यारे अभिभावकों, सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभिनव सरोवा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से हिंदी के शिक्षक के तौर पर जिला झुंझुनू में और एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हूँ। हम कक्षा 12 की बात कर रहे हैं। हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की बात कर रहे हैं। उससे ठीक पहले थोड़ी सी बातें 1-2 मिनट के लिए कर देते हैं कि एक तो ये कि इस सत्र से पिछले सत्र के बच्चे अपने आप प्रमोट हो गए, सरकार के द्वारा कर दिए गए। इस सत्र से पूरा का पूरा कोर्स है वो बदलने वाला है। तो पहली बात तो ये कि कोर्स बदलने वाला है, तो पुराना कोर्स यदि आपके भाई बहनों के पास हो तो वो नहीं पढ़ना है। आप साहित्य के तौर पर उसे पढ़ सकते हैं, 12वीं कक्षा के तौर पर उसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है। एनसीईआरटी का कोर्स इस बार लागू होने जा रहा है। होने क्या जा रहा है, हो चुका है। ठीक है। पुस्तकें आपके हाथ में नहीं है। पुस्तकें नहीं है इसलिए जो वीडियो यहाँ दिखाए जा रहे हैं और हमारे एक यूट्यूबर, हमारे एक व्यूअर या एक दर्शक की तरफ से और एक सवाल है कि सर आप पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी यहाँ करवाइए। तो क्योंकि हम कल आलोक धनवा पे पढ़ रहे थे, परसों आलोक धनवा को पढ़ा था, तो दूसरे पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। अब निवेदन ये रहेगा कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अपने सहपाठियों, अपने साथियों, लड़कियां अपने सखियों सहित और लड़के अपने दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को शेयर करें ताकि वो इससे और पढ़ सकें, जानकारी जुटा सकें, सब्सक्राइब कर सकें। टीचर्स साथी जो हैं, विद्वान साथी और विदुषी बहनों से आग्रह रहेगा कि वो भी अपने स्कूल में जब तक स्कूल नहीं लगते, और यदि, क्योंकि आपकी विद्वता पर मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन यदि आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप प्लीज उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका भी काम हल्का होगा, बच्चों का भी हल्का होगा, और मेरे लिए कम से कम एक हौसला अफजाई हो जाएगी कि हाँ वे ठीक जा रहे हैं। अब दूसरी बात, इस पाठ के कम से कम 12 से 13 प्रश्न है और हम 2-3 प्रश्नों के बारे में ही एक वीडियो में चर्चा करेंगे। ये बात सिर्फ इसी वीडियो में है। दूसरी एक बात यह भी है कि यदि किसी बच्चे या किसी बच्ची ने वो कविता नहीं पढ़ी है तो इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो है, उस वीडियो के माध्यम से एक बार पतंग नाम की जो कविता है उस कविता को आप सुन लेवें, उसकी जो व्याख्या की गई है वो सुन लेवें। उसके बाद यदि आप प्रश्नोत्तर करेंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएंगे, ये संभावना पूरी पूरी है। क्योंकि कोई भी चीज को समझने के लिए उसकी भूमिका जरूरी है और वो भूमिका आप उस कविता में पढ़ेंगे। यहां हम सिर्फ प्रश्नों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न देखिए। अब देखिए 9 जून 2021 को हम बात कर रहे हैं, कक्षा 12 की बात कर रहे हैं, हिंदी अनिवार्य की कर रहे हैं, और हिंदी अनिवार्य में आरोह नामक पुस्तक जिसका दूसरा पाठ है, जिसका नाम है पतंग, उसके रचयिता है आलोक धनवा, और सत्र 2021-22, और हमारा कोर्स जो है वो एनसीईआरटी का है। पहला प्रश्न क्या है, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, वही लिया हमने कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। ये पंक्ति, इसके बाद क्या कहते हैं कि बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन कीजिए। तो प्रकृति ने क्या बताया है कि भादवा गया, भादवा, इसको भादवा या भाद्रपद, हमारी ग्रामीण भाषा में भादवा, तत्सम शब्दों में इसे भाद्रपद, और सीधे शब्दों में यदि तद्भव के रूप में देखें तो इसे भादो कहा जाता है। तो अब देखिए कि भादो या भाद्रपद महीने में तेज वर्षा होती है, और ये वर्षा तेज बौछारों वाली होती है, यहां नुक्ता लगेगा, वाली होती है। भाद्रपद के बीतते बीतते बौछारों का दौर भी बीत चुका होता है, या धीरे धीरे बारिश कम होती जाती है, और भाद्रपद के तत्काल बाद आश्विन, जिसे तत्सम में आश्विन, संस्कृत में, हिंदी में उसे आशोज या क्वार कहा जाता है, का महीना शुरू होता है। आश्विन माह के लगते ही प्रकृति में अनेक प्रकार के, सॉरी 2 बार हो गया तो यहां से मैं मिटा रहा हूं, प्रकृति में अनेक प्रकार के, सॉरी यहां ये रिपीट हो गया है वाक्य शब्दांश, ये 3 शब्द। प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, यथा या जैसे कि अब सुबह का सूरज, कवि के अनुसार अब सुबह का सूरज लाल लाल दिखने लगता है, ठीक खरगोश की आंखों के समान। शरद ऋतु के आते ही गर्मी कम होने लगती है, इससे ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु अपनी नई और चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेज गति से
घंटियां बजाता हुआ आ रहा है। तो क्या परिवर्तन हुए? परिवर्तन क्या होता है कि भाद्रपद बीतते बीतते वर्षा कम हो जाती है, आश्विन माह लग जाता है, और जब आश्विन माह लगता है तो शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, शरद ऋतु का आगाज हो जाता है। और उस आगाज होते ही क्या होता है, प्रकृति में बदलाव आता है कि एक तो सुबह का जो सूरज है वह थोड़ा लाल लाल दिखने लगते हैं। और कैसा लाल? तो खरगोश की आंखों के जैसा, मतलब उसमें एक नया बिंब, एक नई उपमा दी गई है कवि के द्वारा। शरद ऋतु के आने से ग्रीष्म ऋतु या गर्मी का प्रभाव कम होने लगता है और सवेरे थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है। और जब शरद आती है, तो शरद ऋतु जब आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा अपनी नई चमकीली साइकिल पर चढ़कर तेज गति से आ रहा है। इसी पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न है कि पतंग के लिए सबसे हल्की, हल्की, हल्की नहीं हल्की, क्योंकि कवि ने इसी शब्द का इस्तेमाल अपनी कविता में किया है। सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी जैसे विशेषण। विशेषण का अर्थ है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है, अब आप इस बात को तब ज्यादा समझ पाएंगे जब आप इस कविता का वाचन करेंगे, इसका पठन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे अथवा इसकी व्याख्या सुनेंगे। एक बार पुनः देखते हैं कि पतंग के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी, इन विशेषणों का, ये विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं, इनका प्रयोग कवि के द्वारा क्यों किया गया है। देखते हैं क्या कहते हैं कि पतंग हल्की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसी कारण वह आकाश में उड़ पाती है। वह उड़ती है क्यों? क्योंकि हल्की होती है। और पतंग जितनी हल्की होगी आसमान में उतनी ही ऊंची उड़ पाएगी। पतंग ऊंचाई तक उड़ सके, अब पतंग और ऊंची जा सके, इसके लिए जरूरी क्या है कि पतंग हल्की हो। अब पतंग बनाई किससे जाती है? कागज से, या उसमें जो बांस की खपचियां, बांस की जो पतली पतली लकड़ियां लगती हैं उससे। अब आप मोटा बांस लगा देंगे या बहुत मोटा तिरपाल के जैसा कागज लगा देंगे तो जाहिर है वो पतंग नहीं बन पाएगी, तो बहुत पतला। तो पतंग ऊंचाई तक उड़ सके, इसके लिए जरूरी है कि पतंग हल्की हो। बिल्कुल जायज बात है, पतंग हल्की होगी तो ही ज्यादा ऊंची उड़ेगी। अब पतंग हल्की कब होगी? जब उसमें का उसके निर्माण में काम आने वाली जो सामग्री है वह हल्की होगी। तो कि पतंग हल्की हो और उसे बनाने वाली चीजें भी हल्की हो, इसी कारण बहुत पतला कागज एवं बहुत पतली बांस की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है या इस्तेमाल की जाती है या प्रयोग में ली जाती है। पतंग बनाने में प्रयुक्त होने वाले कागज भी विभिन्न रंगों के होते हैं, अलग अलग भांत भांत के, काले, सफेद, नीले, गुलाबी, पीले, लाल, चटक लाल, अलग अलग भांति भांति के। और कई दफा तो हम देखते हैं कि एक ही अखबार उसमें सॉरी पतंग में एक से ज्यादा पट्टियां आती हैं। तो जब भांति भांति के कागज से बनी हुई पतंगे आसमान में उड़ती हैं, एक साथ जब बहुत सारी पतंगे उड़ते हुए हम देखेंगे तो हमें आसमान के रंगीन होने का, उस रंग, वो रंग में बना देंगे वो पतंगे आसमान को। तो प्रयुक्त होने वाले कागज भी विभिन्न रंगों के होते हैं, इससे जब वे आसमान में उड़ती हैं तो पूरा आसमान रंगीन हो जाता है या रंगमय हो जाता है इस कविता में। अब देखिए कि कवि ने ये क्यों कहा, ये तो बात आई पतंग की विशेषता वाली, लेकिन कवि ने इन चीजों का, इन शब्दों का, इन बातों का, इन विशेषणों का प्रयोग अपनी कविता में क्यों किया, वो देखते हैं। जब आप कविता पढ़ेंगे तब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और कविता की व्याख्या सुनने के लिए इससे पुराने वाला वीडियो आप देखें अवश्य, कि इस कविता में बाल सुलभ चेष्टाओं, मतलब बच्चे के द्वारा की जाने वाली हरकतें, चेष्टाएं या क्रियाएं, चेष्टाओं का जीवंत वर्णन किया गया है। अतः जरूरी था कि बाल सुलभ क्रियाओं के प्रदर्शन हेतु वैसी ही चीजों का प्रयोग किया जाए। इसलिए कवि ने उक्त विशेषणों का, यहां स्थान की, जगह की कमी के कारण हमने ये शब्द नहीं लिखे। कौन कौन से? सबसे हल्की, रंगीन चीज, सबसे पतला कागज और सबसे पतली कमानी, ये चार शब्द हमने नहीं लिखे। आप लिख सकते हैं, उक्त लिख लेंगे तो भी बुराई नहीं है।
तो इसलिए जरूरी था कि बाल सुलभ क्रियाओं के प्रदर्शन हेतु वैसी ही चीजों का प्रयोग किया जाए, इसलिए कवि ने उक्त विशेषणों का प्रयोग अपनी कविता में किया है। अब ये दो इसके प्रश्न हो गए। इसके आगे के जो इसी पाठ्य पुस्तक के आगे के जो प्रश्न है वो इस डायरी में मैंने इनके सब के उत्तर लिख रखे हैं, और वो उत्तर आपको इसी वीडियो के जैसे ये दो प्रश्नों के उत्तर हमने देखे, इसी वीडियो के अंत में और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर की जो पेज है, जो पृष्ठ है, वो पृष्ठ आपको उसमें चस्पा मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को, इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लेकर उसमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। एक नई बात और, कविता को आप सुने, पढ़ें, किताब उपलब्ध हो जाए उसके बाद या उससे पहले आप कमेंट्स के माध्यम से, यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से वो सवाल वहां करें। उस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास दो माध्यम रहेंगे। यदि सवाल छोटा रहेगा, आसानी से समझ में आने वाला रहेगा, तो हम उसका उत्तर आपके सवाल के जवाब में रिप्लाई के रूप में दे देंगे। और यदि थोड़ा कठिन प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, तो बोर्ड पर लिखकर और खुद मौखिक रूप से, वाचिक रूप से आपके समक्ष उसे प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो भी कविता अब हम पढ़ेंगे, जो भी पाठ हम पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर तो हम करवाएंगे यहाँ। इसके अलावा आपके दिलो दिमाग में यदि कोई जहन में कोई प्रश्न उठता है तो आप वो प्रश्न हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य अवगत करवाएं। इससे आपकी उस समस्या का समाधान हम कर सकेंगे और पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं खुद नहीं कर पाऊंगा तो मेरे और जो साथी हैं, उन साथियों से मिलकर, उनसे बात करके, उनसे चर्चा करके बच्चों की समस्याओं का समाधान हमें अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में इतना ही। अगले प्रश्नों के लिए अगला वीडियो देखें। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं अभिनव शर्मा आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के भाग की पुस्तक आरोह के भाग द्वितीय, मतलब प्रथम भाग को 11वीं कक्षा में है, और उसकी एक कविता है पतंग, जिसके रचनाकार है, रचयिता है आलोक धनवा के द्वारा लिखित पतंग कविता का तीसरा भाग, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लागू है। उस पाठ्यक्रम की व्याख्या हम, उस कविता की व्याख्या हम पूर्व में कर चुके हैं। उसके बाद हमारा अगला वीडियो था पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो प्रश्न आज फिर से आपके समक्ष लिखे हुए हैं। एक बात जरूर याद रखें कि हम सत्र 2021-22 पर चर्चा कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। 20-21 के जो बच्चे थे वो बच्चे कोविड गाइडलाइन के चलते, कोविड की समस्या के चलते और विभाग और सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए बिना किसी परीक्षा के, तो उनको कर दिया गया। तो अगले सत्र में हम चल रहे हैं। और एक खास बात ये है कि 12वीं कक्षा का जो कोर्स है वो इस वर्ष से एनसीईआरटी का कोर्स लागू होने वाला है। और ये जो कविता आप देख रहे हैं, जो प्रश्नोत्तर आप देख रहे हैं, वो उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी किताब से, उसी एनसीईआरटी के कोर्स से लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि बिंब स्पष्ट करें कि सबसे तेज बौछारें गई कि पतंग ऊपर उड़ सके। यहाँ मैंने ऊपर से काट के, बीच में से काट दिया इसको। ये इसका जो पूरा प्रश्न है वो आपको और इसी वीडियो के अंत में एक फोटो के माध्यम से मिल जाएगा। देखिए क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने गतिशील बिंब की झलक प्रस्तुत की है। बिंब छाया को जैसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसकी एक झलक सी हमारे आंखों के समक्ष आ जाती है। जैसे किसी भी व्यक्ति का कि कोई आदमी आ रहा है और उस आदमी का चेहरा हमें नहीं पता, लेकिन एक आकृति हमारे दिमाग में जाती है, तो उसी प्रकार की है। तो उसे हम क्या कहेंगे, बिंब कहेंगे। यह बिंब आंखों से देखे जाने योग्य है, इस कारण इसे चाक्षुष बिंब, आप समझ सकते हैं कि चक्षु आंख का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसको आंख से देखे जाने योग्य होने की वजह से चाक्षुष बिंब कहते हैं। आगे इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं कि भाद्रपद या भादवा या भादो।
भादों के महीने के बीतने पर सूरज अपनी पूरी चमक के साथ प्रकट होने लगता है और शरद का प्रातःकालीन सूर्य लाल एवं चमकीला होता है। सूर्य के इस रूप को देखकर कवि आलोक धनवा को खरगोश की लाल आंखों का आभास होता है। कवि को ऐसा लगता है कि ये जो सूर्य उग रहा है ये खरगोश की लाल आंखों जैसा है। तो देखिए खरगोश, सूर्य को देखकर कवि को दिमाग में क्या चीज आती है? खरगोश की लाल आंखें। तो इसका मतलब वो एक चाक्षुष बिंब हो गया है। शरद ऋतु के आने से या शरद ऋतु से कवि के समक्ष व्यवहार के लिए शरद ऋतु को जो ही कवि ने देखा तो शरद ऋतु से कवि के समक्ष एक चंचल बालक का बिंब उभरता है कि एक चंचल सा बालक है जो हमेशा उछलता कूदता खेलता खाता पीता करता रहता है। एक ऐसे बालक का रूप उसके समक्ष उभरता है जो अपनी नई चमकीली साइकिल की घंटी बजाते हुए तेज गति से आ रहा है। ये किस प्रकार से आ रहा है? शरद ऋतु का आगमन इस प्रकार से हो रहा है जैसे कोई एक बच्चा है जिससे नई साइकिल मिली है और साइकिल बड़ी चमकदार है, मतलब सूर्य की रोशनी चमकदार है और उस साइकिल पर वह विराजमान होकर उसे बड़ी तेज गति से चलाते हुए और चाहे सामने कुछ हो ना हो लेकिन उसकी घंटियां बजाता रहता है उत्सुकता से, उसका जोश कुछ जाता है। तो उसी प्रकार से और ये शरद ऋतु भी आ रही है। साफ वातावरण में ही कोई चीज ऊपर उठ सकती है और कवि ने पतंग के लिए कवि ने आसमान को साफ और मुलायम बताया है। कवि ने किस प्रकार का बताया है कि साफ और मुलायम है कौन? आसमान। अब आते हैं नंबर दूसरे प्रश्न पर कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। वे कौन? बच्चे। वे का ध्यान किससे? बच्चों से। तो कपास के बारे में बताइए कि कपास का बच्चों के साथ क्या संबंध है? कवि ने कपास का इस्तेमाल क्यों किया? कपास शब्द वो क्यों प्रयोग करते हैं? देखिए क्या कहते हैं कि कवि के शब्दों में जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास वाक्य में कपास का बच्चों के साथ कोमलता का संबंध है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कपास की पत्ता कैसी होती है? कोमल होती है, वह नाजुक होती है, वह निर्मल होती है। तो कपास का बच्चों के साथ कोमलता, नाजुकता एवं निर्मलता का संबंध है। जिस प्रकार कपास निर्मल, कोमल एवं मुलायम होती है, ठीक वैसी ही प्रकृति बच्चों की भी होती है। वे भी कपास की भांति या कपास की तरह निर्मल, कोमल, स्वच्छ एवं नाजुक होते हैं। बच्चों में यह सुकुमारता, सुकुमारी जन्म से ही या शैशवावस्था से या शिशु अवस्था से होती है। इस प्रकार कवि ने कपास एवं बच्चों में समानता दिखाने का प्रयत्न किया है और ये प्रयत्न कोई नाजायज प्रयत्न नहीं बल्कि सटीक और बहुत ही समान रूप से दर्शनीय समानता दिखाई गई है कवि के द्वारा। तो ये यहाँ ये दोस्तों आज की ये कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह के पाठ नंबर 2 पतंग कविता से पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है उन प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। यहाँ आपको बीच में डायरी में जो प्रश्नों के उत्तर हमने लिख रखे हैं और वो प्रश्नों के उत्तर और ये जो प्रश्न है आपका पहले नंबर का, इस प्रश्न का पूरा विवरण आपको एक फोटो के माध्यम से इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आप वहां से लिख सकते हैं। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद हम अनुमति दें। सादर नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हेलो, हाँ दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में एक निमित्त के तौर पर मैं विनोद सरवा आपके समक्ष फिर से पेश हूँ। हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के दूसरे पाठ पतंग नाम की कविता पर और आपके बात करने के लिए आपके सामने यहाँ हाजिर हैं। देखिएगा दोस्तों, इस कविता पर हम पूर्व में 4 वीडियो जारी कर चुके हैं। आलोक धनवा इनके रचयिता हैं, उनका कवि परिचय था।
और जीवन परिचय था। उसके बाद पूरी कविता की व्याख्या थी और उसके बाद पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर थे और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों पर 2 खंड 2 भाग जारी कर दिए, 2 वीडियो छोटे छोटे 6-6 7-7 मिनट के। अब ये तीसरी कक्षा उस पर हम लेने जा रहे हैं, तो इसी में अब हम बात करते हैं। अब आगे देखिएगा क्या होगा। इन प्रश्नों के वाले वीडियो देखने से पहले आप इस कविता की व्याख्या का जो वीडियो है वो देखना सुनिश्चित करें। पहले वह देखना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम उस कविता के मूल भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम इसके प्रश्नों का उचित और माकूल जवाब नहीं दे पाएंगे। यदि हमें समुचित, माकूल, वाजिब, सही जवाब इसका प्रस्तुत करना है परीक्षक के समक्ष, अपने आप को आप जवाब प्रस्तुत नहीं करते। 12वीं क्लास के बच्चों को संबोधित करते हुए मैं ये बात अपनी रख रहा हूं कि हम परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं उसके रूप में हम जो उत्तर देते हैं वहां वह है उत्तर नहीं है, वह हमारा व्यक्तित्व है। हम अपनी व्यक्तित्व को वहां प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस व्यक्तित्व के प्रस्तुतिकरण के लिए जरूरी है कि हम उस कविता के मूल भाव, उसकी व्याख्या तक जाएं। उसके बाद जवाब देना कितना आसान, कितना सरल, कितना प्रासंगिक हो जाता है देखेंगे। और लास्ट में इसी वीडियो में ये जो 2 प्रश्न लिखे हुए उनकी डायरी की जो फोटो है वो अंत में यहाँ चस्पा कर दी जाएगी। आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर इसे उतार सकते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में, ताकि जब कभी आप अपने विद्यालय जाएं आपके शिक्षक महोदय आपको बताएं, वो इनमें और ऐड करते चले, जोड़ते चले और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया वो आपके लिए एक रुचिकर हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट उसमें आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके शिक्षक महोदय जब आपको पढ़ा रहे होंगे क्लास में, कक्ष में, उस दरमियान जब वो बात बताएंगे, यदि आप ये जानते हैं, पूर्व में वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी जो नॉलेज है वो वहां अपने आप ही बोलेगी। आप भले ही शिक्षक महोदय के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें या न करें क्लास में, वो अलग बात है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है कि अरे यार ये तो मुझे पता है, तो ये जो बात है कि ये मुझे पता है, ये मुझे आता है, इसमें ऐसा होगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए आते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए क्या कहता है कवि कि प्रश्न है पहला, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, अपनी तरफ से बनाए वो लास्ट में आएंगे। प्रश्न है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, वे कौन है? बच्चे। बच्चों का उड़ान के साथ क्या संबंध है? अब बच्चों का उड़ान के साथ क्या संबंध है, इस कविता से हमें जवाब देना है। एक बार कविता से इतर, कविता से अलग अब होकर हम बात करते हैं। एक सवाल है बहुत साधारण सा बच्चों के लिए, क्या आप ये मानते हैं कि इस उड़ान सिर्फ पंखों से या परों से ही हो सकती है? क्या सिर्फ पंख ही जरूरी हैं उड़ने के लिए? तो मुझे लगता है आपका जवाब नहीं में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हौसलों से भी उड़ान होती है, कल्पना से भी उड़ान होती है। मनुष्य भी उड़ता है, आप और मैं खुद उड़ रहा हूं, आप उड़ रहे हैं, तो जब हम उड़ते हैं तो कल्पना से उड़ते हैं या हमारे हौसले, हमारा जज्बा, हमारा जोश, हमारा जुनून वो इस कदर बढ़ा हुआ है कि हम महसूस करते हैं कि हम उड़ रहे हैं। वो उड़ना, इस उड़ने से किसी, या हम बात करें पतंग जैसे, तो पतंग के पंख कहां होते हैं? फिर भी पतंग उड़ती है, पक्षी के जरूर पंख होते हैं, वो उड़ता है। अब देखिए बात यह है कि पतंग का उड़ान के साथ क्या संबंध है। अब हमने बात की कि हौसलों से उड़ते हैं, कल्पना से उड़ते हैं, तो बच्चे अपनी कल्पना शक्ति से उड़ते हैं। देखिए उत्तर में हमने क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि बच्चों की प्रकृति सुकुमार होती है, वे कल्पनाशील होते हैं, वे अपनी कल्पना को ही असलियत समझने लगते हैं। जब पतंग आसमान में उड़ती है तो बच्चे उससे एकाकार हो जाते हैं, मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही धागे के सहारे ऊपर उड़ रहा हूं। बच्चे उससे एकाकार हो जाते हैं, पतंग के साथ साथ उनका मन भी आसमान की ऊंचाइयां छूने लगता है, मापने लगता है। जैसे जैसे पतंग आसमान में, आकाश में हिलोरे लेती हैं, वैसे वैसे उनका मन भी आनंद विभोर होता चला जाता है। इस प्रकार बच्चे स्वयं को पतंग के साथ एक में कर लेते हैं। श्री गंगानगर के राजकीय कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से हमारे एक विद्वजन साथी है सुभाष जी सिंगाटिया, उन्होंने फेसबुक पे आज अपनी एक कविता अपलोड की थी। कविता का मूल भाव, शब्द तो पूर्णतः याद नहीं है, लेकिन मूल भाव आप कुछ इस तरह से समझे
कि आसमान में बैठी लड़की धरती पर पतंग उड़ा रही है या धरती पर बैठी पतंग आसमान में लड़की उड़ा रही है। धरती पर बैठी पतंग आसमान में लड़की उड़ा सकती है? नहीं, लेकिन उड़ा रही है। जो भी है, जैसे भी है बड़ा अद्भुत। वो लड़की है, न्यूटन के नियम के गुलाम नहीं। वो लड़की है, न्यूटन के नियम की गुलाम नहीं। तो लड़कियों में ये खुददारी होनी जरूरी है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है वर्तमान समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए। तो देखिए, अब इसके प्रश्न के उत्तर में समझने की बात यह है कि सिर्फ पैरों से या पंखों से उड़ान नहीं हो सकती, कल्पना अथवा हौसलों से भी उड़ान हो सकती है। और बच्चे कल्पना में पतंग के साथ आसमान की सैर करते हैं, आसमान में उड़ते हैं और एक डोर, एक धागे के माध्यम से उनमें एक वो धागा, उनके मध्य का एक संपर्क सूत्र होता है, धागे के माध्यम से वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। नंबर 2 का प्रश्न क्या कहता है कि छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। दो बातें हैं, एक तो छतों को नरम बनाते हुए, हम पहले इसको तोड़ते हैं प्रश्न को कि कितने टुकड़ों में विभक्त किया जा सकता है। दूसरा है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग आप कह सकते हैं ढोल को, मृदंग किसे कह सकते हैं? ढोल। मतलब एक वाद्य यंत्र है जो चमड़े से बनता है, जिसमें नगाड़े आदि की आकृति का उन्हीं से मिलता जुलता होता है, जैसे मंदिरों आदि में बजाया जाता है वो ढोल, मृदंग। अब देखिए, दो बातें हैं। छत वास्तव में कैसी होती है? कठोर होती है, उससे चोट लगने का खतरा रहता है। लेकिन जब छत के ऊपर खड़े होकर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और वो नंगे पांव हैं छत पर, और वो बेतहाशा खुशी के मारे, खुशियों में वो इतने दौड़ते हैं इधर उधर, चाहे तो कई बार तो उसकी मुंडेर के ऊपर तक चढ़ जाते हैं। उस समय उन बच्चों की दौड़, उनकी क्रिया, उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए किसी भी हाल में इस बात का एहसास तक नहीं होता कि ये छत है वो कठोर होगी। ऐसा लगता है जैसे छत बहुत ही नरम है। इसी कारण बच्चों के पांवों को चोट नहीं लग पा रही है। तो छत को कैसे बना दिया उन्होंने? नर्म बना दिया, कि छतों को नर्म बनाते हुए। दूसरा टुकड़ा क्या कहते हैं कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग कहते हैं ढोल को, एक वाद्य यंत्र है जो चमड़े से मढ़ा जाता है। अब देखिएगा बात, आजकल शादियां होती हैं, फिलहाल तो रोक सी लगी हुई है, जैसे 30 जून तक तो सरकार ने बैन कर रखा, सिर्फ 11 आदमी की अनुमति है। इसके अलावा आप देखें, जब डीजे आदि बजते हैं, दूसरे गांव में भी यदि डीजे बज रहा है तो उसकी आवाज आप तक आती है। भले ही उसके पास खड़े लोगों को उसकी आवाज से कोई बेचैनी महसूस हो रही हो, लेकिन जब हम इतनी दूर से सुनते हैं तो हमें बड़ी सुहानी वो लगती है। अब देखिएगा एक बात, दूर बज रहे हैं, चारों तरफ से किसी भी दिशा में यदि बज रहे हैं तो आपको बड़े सुहावने लगते हैं। और वो अवसर कैसा है? खुशी का अवसर है। ये ढोल इत्यादि, नगाड़े इत्यादि खुशी के अवसर पर ही बजाए जाते हैं। अब देखेंगे क्या होता है कि दिशाओं को मृदंग की तरह, अब बच्चे कैसे बजाते हैं दिशाओं को? हुआ क्या, बच्चों ने पतंग उड़ाई, और पतंग जब उड़ाते हैं उनकी पतंग बहुत ऊंची चली जाती है, और वो कोई दूसरे बच्चे की पतंग को या तो काट देते हैं या कोई दूसरा उनकी पतंग को काटने का प्रयत्न करता है। उस क्रिया प्रतिक्रिया में या उस स्थिति में कई बार उनका पतंग कटने से बच जाता है, तो उनकी खुशियां देखने लायक होती हैं। और उस समय वो सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, उछलते कूदते हाय हुल्ला करते हैं। तो और ये माहौल किधर होता है? ये चारों तरफ हो जाता है। हर एक छत पर इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो जाता है, इस प्रकार का एक परिवेश, एक वातावरण बन जाता है। तो ऐसा लगता है जिधर से भी आप सुनना चाहिए उधर से आपको बच्चों की खुशियों की, बच्चों की किलकारियां, बच्चों की सीटियां, बच्चों की ये काटा, ये वो काटा, ये मारा, वो मारा की आवाज आप सुन सकते हैं। तो इसलिए चारों दिशाओं से वो सुनाई दे रही है। इसलिए कवि ने कल्पना की है कि वो चारों दिशाओं को मृदंग की तरह से बजा रहे हैं। अब आगे देखें कि दिशाओं को किसकी तरह से? मृदंग, ढोल की तरह से। यहां हमने जो उत्तर लिखा उस उत्तर पे जाते हैं अभी, कि बच्चे जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वे अत्यंत रोमांचित हो जाते हैं, रोमांच से भर जाते हैं, उनके रोम रोम से रोम रोम खुश हो जाता है, पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। वे छतों पर नंगे पांव दौड़ते हैं। छत कठोर होती है, क्योंकि ये पहले इस पहले अंतरे का जवाब दे रहे हैं।
छत कठोर होती है, लेकिन उनकी दौड़ को देखकर लगता है जैसे छत एकदम नरम बन गई है और इसी कारण से उनके पैरों में चोटें नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि छत पे उनकी दौड़ इस प्रकार की है, वो इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि थोड़ी बहुत यदि दबाव चोट उनके पैरों में लगती है तो उसे महसूस ही नहीं करते। आगे कहते हैं कि इस साथ ही इसी रोमांच के चलते वे सीटियां बजाकर, किलकारियां मारकर और वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। वातावरण को कैसे कर देते हैं? खुशनुमा बना देते हैं या आनंदमय बना देते हैं। चारों तरफ बने इस माहौल एवं उससे उपजी या उससे निकली प्रसन्नता एवं क्रियाकलापों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों दिशाओं से मृदंग बज रहे हैं, जैसे उन्होंने दिशाओं को ही मृदंग के रूप में प्रयुक्त कर दिया है या दिशाओं को ही मृदंग के रूप में यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। आज की ये जो कक्षा है वो यहीं तक है। अब अनुमति दीजिए। अनुमति देने से पहले मैं साइड हो जाता हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि लिखने में सहूलियत रहे। आप पॉज करके इसको और स्क्रीन पर किधर भी एक साइड में एक बार क्लिक करके, ताकि वो निशान बीच में से हट जाए और आप आराम से इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारी हस्तलिपि है वही हमारा आईना होती है। हम शिक्षक हमें देखता है किसके माध्यम से? उस हैंड राइटिंग के माध्यम से। तो आपका परीक्षक अथवा आपका शिक्षक आपको आपके प्रति कोई दुर्भावना या पूरी हीन भावना मन में न लेके, इसलिए आप अपना आईना हमेशा साफ स्वच्छ रखें। तो मैं साइड हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी इस कक्षा में इतना ही। अब आप अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, हाँ दोस्तों नमस्ते। वही कक्षा 12, वही हिंदी अनिवार्य, वही आरोह का भाग दूसरा और वही दूसरा पाठ पतंग कविता रचयिता वही आलोक जी धनवा और वही अभिनव सरवा, वही सत्र 2021-22 NCERT का कोर्स और जो विषय हमारा चल रहा था प्रश्नोत्तरों का, वही क्लास वही वीडियो। आपके समक्ष 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों को समझने का प्रयास हम करेंगे, इनका उत्तर देने का तरीका हम देखेंगे, लेकिन आप ये उत्तर दें इससे पहले मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि यदि आपने इस पतंग कविता की व्याख्या का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देखें। जब तक आप उसे देखेंगे नहीं या अपने शिक्षक महोदय से उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक उत्तर देने में आप अपने आप को समर्थ नहीं पाएंगे। भले ही आप रट कर हूबहू ये शब्द से लिख सकते हैं, लेकिन दिल से जो जवाब निकलेगा वो नहीं निकल पाएगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या। कविता देखने के लिए आप वहीं जाएंगे। पहला प्रश्न है कि रोमांचित शरीर का संगीत, कि उन्हें गिरने से रोक लेता है रोमांचित शरीर का संगीत। जी का संगीत का, इस संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? मतलब तो संगीत और जीवन का, रोमांच और मनुष्य शरीर का, मानव मन का, इन सब का संबंध क्या है आपस में? कवि ये पूछ रहा है, यहाँ परीक्षक हमसे ये पूछना चाहता है। देखिए कवि के माध्यम से या कवि के नजरिए से हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं कि मानव हृदय से संगीत का स्वर तभी फूटता है जब शरीर रोमांचित एवं मन प्रफुल्लित अथवा प्रसन्न चित्त होता है, या प्रसन्न चित्त हो तभी संगीत का स्वर फूटता है। यदि प्रसन्न चित्त नहीं है, वो दुखी है, तो रुदन फूट सकता है, संगीत नहीं फूट सकता। कविता फूट सकती है, लेकिन वो कविता रुदन की कविता होगी, संगीत की कविता नहीं हो सकती। जीवन संगीत में ही जीवन की लय बसती है और इसी लय से मानव आनंद की अनुभूति ही करता है। सर, मानव मनुष्य के जीवन में संगीत की एक लय होती है और उसी लय से वह आनंद की अनुभूति करता है। इससे पहले तो मन में और बाद में मन से शरीर में रोमांच पैदा होता है। क्या होता है? पहले, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले तो मन में और मन से शरीर में रोमांच पैदा होता है और यही रोमांच मन के भावों के अनुकूल व्यवहार करने को प्रेरित करता है। जो हमारा
जो रोमांच हमारे मन में, दिल में पैदा हुआ, वही रोमांच कहेगा कि जिस प्रकार का रोमांच है उसी के अनुकूल आप व्यवहार करें। और जब व्यक्ति अपने मन माफिक या अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम कर लेता है या करने की छूट पा लेता है, या तो वह काम कर लेता है या करने की छूट पा लेता है। ये था, अब मैं जैसे कि मैं जब मर्जी वीडियो बनाने का मन करता है बनाता हूँ, और घर वाले मुझे इस बात में टोकते नहीं, तो मैं अपने मन माफी के काम कर लेता हूँ, या घर वालों की तरफ से मुझे इस बात की छूट है कि मैं आधी रात को भी वीडियो बनाऊं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मन माफी के काम कर लेता है या करने की छूट प्राप्त कर लेता है, तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसमें संगीत का संचार होने लगे, और उसी संगीत के संचार से क्या होगा, मन में पहले मन में और मन से शरीर में एक रोमांच पैदा होगा, और वही रोमांच मन की जो भावना है, मन की जो भाव है, उन्हीं के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है। 10 बजने वाले हैं और आप पे देख रहे हैं कि ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये संगीत था, मन का रोमांच था, जिसके वशीभूत होकर हम ये कर रहे हैं। संगीत की लय मनुष्य को रचनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। कोई नई चीज, नई रचना, नया सृजन करने के लिए प्रेरित करता कौन है? संगीत की जो लय है। तो हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में और संगीत की जो लय है वह उसके कार्य प्रणाली की दिशा और दशा तय करती है, और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के पीछे क्या है? संगीत की लय ही रहती है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें मानी बच्चों को थाम लेती है, उन्हें थाम लेती है। कभी कहते हैं कि खतरनाक किनारों से जब वो गिरने वाले होते हैं, तब एक चमत्कारिक रूप से जो पतंग की डोर है वो उन बच्चों को थाम लेती है और गिरने से बचाती है। क्या मान सकते हैं कि पतंग की डोर से कोई बच्चा गिरने से बच सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, देखिए दोबारा पढ़े प्रश्न को कि महज माने सिर्फ एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें मतलब बच्चों को कैसे थाम लेती है, कैसे पकड़ लेती है। देखिएगा, एक छोटी सी बात है, आप खेत में, घर में, गांव में कहीं भी अकेले आ रहे हैं, रात का समय है और आप निहायत ही अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक चूहा भी यदि रास्ते से दौड़ के या खेत से दौड़ के इधर उधर निकल गया तो पूरे शरीर में एक झंझनाहट सी हो जाती है, रोंगटे यूं खड़े हो जाते हैं जैसे तीर उगाए हों। उसी दौरान अब ये कल्पना थी, दूसरी कल्पना आप और कीजिए कि आपके साथ 4 साल का 5 साल का एक छोटा बच्चा है जो आपके साथ बात करते हुए आ रहा है, और रात है घनी अंधेरी, आज ही की रात है, अमावस्या की। आप दोनों स्थितियों की तुलना कर सकते हैं। अकेले थे, आपको डर ज्यादा लग रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, भले ही सर्दी का मौसम हो लेकिन पसीने छूट रहे थे। दूसरे मौसम में क्या हुआ, दूसरी कंडीशन, दूसरी कल्पना में क्या है, आपके साथ एक बच्चा है, या आप मान लें कि आपके घर का पालतू कुत्ता भी आपके साथ है, आपका टोमी, आपका पेट भी आपके साथ है, तो आपको डर नाम की कोई चीज भी नहीं लगेगी। ये एक साथ देने का, हमें लगता है कि यहाँ कोई खड़ा है पीछे कंधे पे हाथ रखने वाला, तो मन से हम बेफिक्र, निश्चिंत, निडर, बेखौफ हो जाते हैं। एक दिन पहले भी बात हुई थी, यहाँ फिर उस बात को दोहरा देते हैं। बरसात हो रही है और बरसात में आपने छाता लिया और बाहर निकल गए, क्या आप भीगने से बच सकते हैं? हाँ, थोड़े बहुत बच सकते हैं, लेकिन 100% आप जैसे घर के अंदर थे ठीक वैसे के वैसे बाहर नहीं रह सकते। लेकिन उस छाते ने आपको इस बात का हौसला दिया कि आप बरसात में बाहर निकल सकते हैं। वो छाता आपके हाथ में था, उससे इस बात की तस्दीक कर लिया आपने, हौसला मिल गया आपको कि मैं बाहर जा सकता हूँ, मुझमें इतनी मतलब छाता है मेरे पास, क्या बिगड़ जाएगा मेरा। तो यहाँ भी यही है, इस बच्चे को एहसास होता है कि मैंने डोर पकड़ रखी है, मैं थोड़ी गिरूंगा भी। और वो देखते हैं क्या होता है कि पतंगे जब बहुत ऊपर आकाश में उड़ रही होती है और उसकी डोर बच्चे के हाथ में होती है, तब वह कल्पनाशील बालक है, तब वह कल्पना करने वाला बालक है, कल्पनाशील बालक महसूस करता है कि उस डोर के सहारे वह स्वयं उड़ रहा है और पतंग उस डोर के सहारे उसे का मतलब बच्चे को
थामे हुए है। इस बात की कल्पना मात्र से वह बिल्कुल निश्चिंत, निश्चिंत का मतलब है निडर, बिना किसी चिंता के निश्चिंत होकर छत के खतरनाक किनारों पर खड़ा होकर पतंग उड़ाने लगता है। उसे इस बात की हिम्मत आ गई कि मैंने डोर पकड़ रखी है, मैं थोड़ी गिरूंगा, और ये हिम्मत ही काम करती है। तो खड़ा होकर पतंग उड़ाने लगता है। उसे लगता है कि पतंग ने डोर के सहारे उसे पकड़ रखा है और गिरने नहीं देगी, इसलिए जो एक धागा है वह धागा भी पतंगों की दो धड़कती ऊंचाइयां हैं वो उसे थाम लेती है, क्योंकि ऊंचा उसका दिल कहाँ धड़क रहा है बच्चे का, वो ऊपर जो पतंग आसमान में उड़ रही है उस पतंग के बस। तो इसलिए जो आसमान में उड़ रही पतंग है उसकी धड़कती ऊंचाइयां जो है वो एक डोर के सहारे बच्चे को थाम लेती है और छत के खतरनाक किनारों से नीचे गिरने से उसे बचा लेती है। वो दोस्तों, आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। चैनल से जुड़े रहें, आपने सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छा, आप जुड़े रहें, साथ दें, और नहीं यदि किया हुआ है तो आप कर सकते हैं यदि यहाँ तक पहुँच गए तो, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि यहाँ तक पहुँच नहीं पाते अमूमन लोग। अब एक अनुमति देनी दे, इससे पहले मैं साइड हो जाता हूँ और आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने उत्तर पुस्तिका में इस उत्तर को उतार दें। चलिए दोस्तों, नमस्ते, शुक्रिया और इतनी देर झेलने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं विनोद सरोवा, हिंदी अध्यापक के तौर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से झुंझुनू जिले में तैनात हूं, और आज हमें कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य पर बात करने वाले हैं। हम सत्र 2021-22 की जो NCERT की नए पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उन्हीं पुस्तकों पर बात करें। आप इसके बारे में पूर्व में अवगत हो चुके हैं, और आज हमें 11 जून को बात कर रहे हैं। कक्षा 12 की है, हिंदी अनिवार्य है, आरोह भाग 2 है, पतंग नाम की कविता है, और उस कविता के जो प्रश्नोत्तर है पाठ्य पुस्तक वाले, वो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है एक तो, और एक हमारी तरफ से खुद बनाया गया है। अब इन प्रश्नोत्तरों पर बात करते हैं। देखिए, कवि आलोक धनवा द्वारा शरद ऋतु का मानवीकरण किस रूप में किया गया है? प्रश्न आपके समक्ष है कि कवि आलोक धनवा द्वारा शरद ऋतु का मानवीकरण किस रूप में किया गया है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है मानविक, मतलब प्रश्न का जवाब यदि हम दे रहे हैं तो उस प्रश्न की प्रकृति, उस प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है परीक्षक, वो तय करना जरूरी है। हमें समझने की आवश्यकता ये है। तो मानवीकरण क्या है? तो मानवीकरण के लिए सीधे शब्दों में यदि बात करें तो हम यहां लिख देते हैं एक बार के लिए, किसी निर्जीव या प्राकृतिक पदार्थ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप करना ही मानवीकरण अलंकार कहलाता है। मानवीकरण किसे कहेंगे? कोई निर्जीव पदार्थ है या कोई प्राकृतिक पदार्थ है उसे ही हम कहेंगे मानवीकरण कहेंगे। एक जैसे एक दोहा है कि धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। कि रात में बर्फबारी हुई, बर्फबारी अब सवेरा हुआ, सवेरा होने के पश्चात बर्फबारी, बर्फ पिघलने लगी है। तब क्या हुआ देखो कि धीरे धीरे हिमाच्छादन की हिम का आच्छादन हटने लगा धरातल से, धरातल के ऊपर से वो हिम या बर्फ हटने लगी है। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अब वनस्पतियां जगती नहीं, कभी जगने का कार्य है वो मनुष्य के द्वारा किया जाता है, और मुख धोती शीतल जल से, मुंह धोने का कार्य जो है, कुल्ला करना, मुंह धोना, ये सारे काम कौन करते हैं? मनुष्य। लेकिन यहाँ कवि ने किस पे आरोपित कर दिए? प्रकृति पर कर दिए, वनस्पतियों पर कर दिए कि जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो वहां मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। तो अब यहाँ देखें कि शरद ऋतु एक प्राकृतिक चीज है, और इस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किस प्रकार से किया गया है वो हमें और अपने जवाब के रूप में यहाँ परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना है। हम देखिए क्या लिखा है आपके समक्ष, वैसे लिखा हुआ पूर्व में ही बोर्ड पे हमारा जवाब है कि कवि ने शरद का मानवीकरण करते हुए
कहा है कि ऐसा लगता है कि शरद अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाता हुआ आ रहा है। शरद अपनी नई और चमकीली तेज साइकिल चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाता हुआ आ रहा है। अब देखिएगा, शरद ऋतु नई तेज साइकिल को चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ये मानवीय क्रिया है और इनका आरोप शरद ऋतु पर कर दिया। जो कि जो नई और चमकीली साइकिल है, इससे तात्पर्य क्या है कि जो प्रकृति में दिन प्रतिदिन प्रतिपल जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों से आसे बजाता हुआ आ रहा है। आगे करें, नई चमकीली साइकिल प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों जैसा है, के समान है, जैसा मतलब के समान है। और घंटी पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए बाहर आने और बाहर आकर पतंग उड़ाने के संकेत या इसे इशारे के समान है। अब घंटी बजाना क्या है कि मतलब ऐसा वातावरण हो गया है, परिवेश ऐसा हो गया है, आसमान एकदम स्वच्छ है, साफ है, निर्मल है। तो घंटी बजाने का तात्पर्य यहाँ पर क्या लेना है कि बच्चों के लिए एक संकेत है, एक इशारा है कि वो अपने घर से बाहर निकलें। और यहाँ हमने लिखा नहीं, दोहरान होता, बाहर आने व बाहर आकर पतंग उड़ाने के संकेत या इशारे के समान है। तो इस प्रकार से कवि आलोक धनवा ने अपनी इस कविता पतंग के तीसरे भाग में और शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए किए जा रहे कार्य में आंशिक सफलता मिलने पर व्यक्ति को किस प्रकार की अनुभूति होती है। ये प्रश्न जो है, इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा? इसी पतंग कविता का जो अंतिम तीसरा भाग है, उस तीसरे भाग का जो अंतिम पद है, उसी पद में आप इसका जवाब खोज सकते हैं। देखिए क्या कहा है कवि ने अपनी इस रचना में कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, छतों के खतरनाक किनारों से गिरते हैं और बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और तेज घूमती हुई उनके आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहां देखिएगा, सीधा इस कविता की ये जो तीसरा भाग है और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ये बच्चे के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित है। लेकिन इसका यदि हमें व्यंग्यार्थ निकालना हो तो व्यंग्यार्थ क्या निकलता है कि जब कभी वे गिरते खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब और निडर होकर आते हैं सुनहले सूरज के सामने। सुनहला सूरज आप यहाँ कह सकते हैं कि कोई तानाशाह शासक है अथवा ऐसी कोई परिपाटी, ऐसा कोई अंधविश्वास, ऐसा कोई रीति रिवाज जो पुरातन काल से या रूढ़ि के रूप में समाज में व्याप्त है। लेकिन यदि उस कुरीति के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति और उसे आंशिक सफलता भी, कहीं थोड़ी बहुत सफलता भी उसे मिल जाती है, तो वह उस रूढ़ि के खिलाफ और ज्यादा कड़े प्रतिरोध के साथ प्रस्तुत होता है। और जब वह प्रस्तुत होता है तो उसके साथ समाज के और लोग जो है, जो उनसे सहमति रखते हैं, वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तब ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और तेज गति से घूमती हुई या पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उसके उनके बेचैन पैरों के तले पास। देखो क्या कहा है कि कवि कहना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा पतंग उड़ाते समय छत के खतरनाक किनारों से गिर जाता है एवं बच जाता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। वह और निडर होकर सुनहले सूरज के समक्ष जाता है, उसके सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। आप किसी भी चीज को देख लें, हमारे भारतीय परंपरा के जो गौरव है, जो हमारे आदर्श है, आप भगत सिंह को देख लें, उनको जो जो सफलता मिलती गई वो और ज्यादा निडर होते गए और अंततः उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने तक का काम किया था। भले ही अंग्रेज सरकार उन्हें कुछ भी माने, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, एक आदर्श है और हमारे लिए वो एक ये माने कि हमारी जान है वो। आप राजा राम मोहन राय का देखिए, आप दयानंद सरस्वती का देखिए, उन्होंने ये जो समाज सुधारक थे, इन्होंने जिस भी रूढ़ि के खिलाफ, चाहे बाल विवाह था, जैसे विधवा विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयत्न किए और वो प्रयत्न जब जो जो उनको सफलता मिलती गई,
हरविलास शारदा ने किए, और हरविलास शारदा के नाम पर ये विधवा का पुनर्विवाह करने का जो अधिनियम फिर सरकार के द्वारा पास किया गया, उसे शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। तो ये और ज्यादा जो जो उन्हें सफलता मिलती जाती है, ये इनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, ये निडर होते जाते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी बच्चों के पैरों के तले आती है घूमती हुई, मतलब बच्चे और तेज गति से दौड़ते हैं, उसी प्रकार से उनके साथ लोगों का जुड़ाव और ज्यादा होता गया, उनका आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। सूरज के समक्ष जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पृथ्वी स्वयं उनके कदमों तले आ रही है। उस निडर एवं आत्मविश्वासी बालक के द्वारा विजित होना चाहती है, मतलब पृथ्वी ये चाहती है कि वो आत्मविश्वासी बालक है, मुझे जीत ले। अब देखें क्या कहते हैं, प्रश्न पर आते हैं कि सामाजिक उद्देश्य के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति जब आंशिक रूप से सफलता पा लेता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, और वह और निडर होकर कार्य करने लगता है। तब तक उसके कार्य की महक या कार्य का जो उद्देश्य लोगों की ओर ज्यादा समझ में आ जाता है कि तब तक उसके कार्य की महक समाज में फैल जाती है तथा अन्य लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। लगता है जैसे पृथ्वी उसके पैरों तले आ रही है और तेज गति से घूमती हुई, अर्थात उसका आंदोलन है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक उद्देश्य के लिए यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसे थोड़ी सफलता, आंशिक रूप से सफलता मिल जाती है, तो उसका जो आत्मविश्वास है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। मन में जो डर है, जो खौफ, जो भय तो होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और वह निडर हो जाता है, बेखौफ हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है और एक योजनाबद्ध तरीके से वह अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। अब दोस्तों, आज की ये जो कक्षा थी, इस कक्षा में फिलहाल इतना ही है। आप स्क्रीनशॉट लेवे और अनुमति देवे। मुझे इतनी देर तक झेलने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।